एवरीबॉडी, नमस्ते। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड है। और आज हम फिर रूपाली जी से चर्चा करेंगे। जैसे कि इस पॉडकास्ट का थीम रखा गया है रूटिंग एंड राइजिंग, तो आज रूपाली जी से पूछेंगे कि रूटिंग एंड राइजिंग का जो थीम है, इसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ऑडियंस के लिए थोड़ा विस्तार में समझाएं। यस। थैंक यू रीना जी। uh, आप जो क्वेश्चन लेकर आती हैं बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। रूटेड एंड राइजिंग जो ये थीम रखी हुई है पॉडकास्ट की, इसका मीनिंग तो आप लिटरल समझ ही सकते हैं। रूटेड मतलब जैसे जमीन पर गड़ा हुआ एक अच्छे से जो रूट होती है वो पूरा जमीन को होल्ड करके रखती है। और पेड़ की जितनी अच्छी रूटेड होती है, मतलब उसकी रूट्स जितने अच्छे से फैलकर उसको स्ट्रांगली मिट्टी को पकड़े होती है, उतना ही वो पेड़ ऊपर ग्रो करता है स्ट्रांगली। और बड़े बड़े तूफानों से, बड़े बड़े स्ट्रगल से वो झेल कर आगे बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। तो ये थीम क्यों रखी है ये तो नहीं पता, क्योंकि ये थीम बहुत इंस्पायरिंग थी। लेकिन हम इसको अपने लिए यूज कैसे करें, हम इसको समझ सकते हैं कि हम सब यहाँ पर जो अपने को इंसान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, हम सब लोग अपनी रूट्स को फिजिकली रूप में तो समझते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है, रूट का मतलब हमारी जो फैमिलीज हैं, जो भी आप में फैमिली मेंबर्स हैं या उनके जो बुजुर्ग हैं, वो सब रूट्स हैं। लेकिन असलियत में, स्पिरिचुअलिटी में, रूट्स का मतलब होता है आपकी ओरिजिनल सोर्स, जहां से ये मनुष्य रूप आपका शुरू होता है। मनुष्य रूप शुरू होने के पहले आप कौन थे, वो जानकर उसमें टिकना, अपने उस सोर्स में टिकना। वो जितना स्ट्रांग आपका होगा, आप उसमें जितने रूटेड होगे, उतना ही आपका ये मनुष्य रूप का जो ऊपर रोल है, जो आपका कैरेक्टर है, वो उतने अच्छे से स्ट्रांगली प्ले होगा। जिसपे बड़ी बड़ी परिस्थितियां, बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स या कोई भी तरह की चीजों को आप सामना करके बड़े आसानी से पार कर लोगे। तो रूटेड एंड राइजिंग इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम सब अपने आप को जो आज बड़ी बड़ी परिस्थितियों में, छोटी या बड़ी किसी भी परिस्थिति में हिलते हुए देखते हैं, उसका कारण है कि हम अपने अंदर के सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो हमारा जो सोर्स है, उस एनर्जी लेवल पे वापस लौटकर हम बाहर के रोल को परफेक्शन से प्ले कर सके, उसके लिए हम एज अ रूपाली, इसने जितना भी लर्निंग ली है और जितना इसने अपने मेडिटेटिव रोल अवस्था से जो कुछ रियलाइज किया है, वो रियलाइजेशन ही आपसे शेयरिंग करने के लिए, एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए ये पॉडकास्ट की शुरुआत की है, जिसको हम बहुत सरल भाषा में समझकर, बहुत आम जो हमारा डेली रूटीन का कामकाज है उसमें हम कैसे सोर्स से कनेक्ट हो और बाहर फिजिकली दुनिया में हम बहुत स्ट्रांग रहे, उसके लिए कुछ प्रेरणा मिल सके। इसीलिए ये रूटेड एंड राइजिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये पॉडकास्ट शुरू किया गया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। तो जैसे कि आपका एक यूट्यूब चैनल है हैप्पीनेस सेंटर, जो आप चला रही हैं, तो आपने इसको कब और क्यों शुरू किया और इसका पर्पस क्या है? यस। यूट्यूब चैनल में ये पर्पस एज सच तो हम लोग जो स्पिरिचुअल स्टडी करते थे, उसी स्पिरिचुअल स्टडी को हम पहले जूम पे करते थे। फिर अंदर से एक थॉट बार बार आ रहा था कि इसको लाइव किया जाए और लोगों से शुरू किया जाए और लोगों के बीच में उसको स्टार्ट किया जाए। तो एज सच स्पिरिचुअल स्टडी और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तो आपको यही कहता है कि आप कुछ नहीं करते, आपसे करवाया जाता है। और जब आपसे कुछ करवाया जाता है तो यूनिवर्स या कहे वो डेस्टिनी आप पर नॉक करने लगती है, मतलब आपको वो थॉट्स भेजने लगती है बार बार। बड़े डोमिनेटिंग थॉट्स होते हैं वो। तो ये थॉट्स कई सालों से आ रहे थे, बट रूपाली एज अ स्पिरिचुअल सीकर शायद प्रिपेयर नहीं थी इस स्टेज पर आकर। जो भी इसके रियलाइजेशन थे वो अभी तक उतने तैयार नहीं थे, तो वो सिर्फ थॉट्स के रूप में ही थे। बट धीरे धीरे करके अपने आप ही एक दिन सिर्फ टेस्टिंग करी और ऑनलाइन क्लासेस वो चालू हो गई, क्योंकि
ये क्लासेस जूम पे ऑलरेडी चलती थी, कोविड से शुरू हो चुकी थी, और हम लोग ऑनलाइन में स्पिरिचुअल स्टडी करते थे, बट यूट्यूब में चलवाना टोटल डेस्टिनी है। और यूनिवर्स आपसे कोई सेवा, कोई बड़े रूप में कुछ करवाना चाहता है तो वो आपको इंस्ट्रूमेंट बनाकर यूज करता है, और फिर सारे साधन आपको उपलब्ध करा देता है, आपको हिम्मत दे देता है, आपको आ, उससे रिलेटेड कंटेंट भी दे देता है। तो वही करा रहा है वो, परमात्मा कह लो, यूनिवर्स कह लो, सोर्स कह लो, वही ये करा रहा शुक्रिया। तो क्या आप अपने आप को एक सामाजिक सेवक मानती हैं या कुछ और? है। देखिए, मैंने पिछले बार की पॉडकास्ट में ये बोला था कि बचपन में एक अंदर से आवाज तो आती थी कि कुछ सोशल सर्विस करनी है मुझे, आम लोगों की तरह नहीं रहना है, या ये जो दुनिया में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो करते हैं वो तो नहीं करना है। बट पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, सारे थॉट्स यूनिवर्स आपको भेजता है, तो क्योंकि डेस्टिनी आपको पुकार रही होती है, बुला रही होती है, तो उस वक्त ऐसे थॉट्स आते थे। लेकिन इसको, ये वाली जो सेवा है वो इसलिए नहीं करी जा रही है क्योंकि सोशल सर्विस करनी है या दूसरों को बदलना है। ये वाली सर्विस एक्चुअली अपने लिए की जा रही है। थोड़ा सा स्वार्थी स्टेटमेंट हो सकता है ये, अपने लिए ऐसे, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन में ये पता चला कि आपको डेस्टिनी जिस तरह से मोल्ड करती है, और उसमें आपको जो भी परिस्थितियों से गुजारती है, वो आपके स्ट्रांग बनने के लिए है। और जब आप खुद स्ट्रांग बन रहे होते हो, आप जब अंदर से चेंज हो रहे होते हो, तो आपके साथ वाले जो लोग होते हैं वो भी अपने आप चेंज होने लगते हैं। तो ये जो दूसरों के साथ शेयरिंग हो रही है, ये तो बाय चांस एक माध्यम है, लेकिन असलियत में जो नॉलेज खुद को मिलकर, उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं, ये उसी के लिए चल रहा है। और अ, ये सोशल सर्विस कम, ये सेल्फ सर्विस ज्यादा है। और इसको आप कह सकते हैं कि सेल्फ सर्विस से वर्ल्ड सर्विस हो रही है। जी। तो थोड़ा ये भी बताएं कि जैसे कि मुख्यतः जो लोग हैं बाह्य मुक्ता में तो वो सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा स्पष्ट करें कि शांति, सुख और खुशी क्या अंतर है? देखिए, तीनों शब्द हैं, है ना, शब्दों में वोकैबलरी बहुत ब्रॉड है, लिटरल मीनिंग सबके मोर और लेस सेम होते हैं। लेकिन शांति और सुख और खुशी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि शांति में हम एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड ढूंढ रहे होते हैं जहां पर हमें कोई विचार ना आए, और आए तो अच्छे विचार आए। शांति में हमें एक ऐसी खोज होती है जहां पर हम सुकून पा सके। जबकि खुशी और सुख, ये मिलते जुलते शब्द हैं, शब्दों पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसकी समझ लें अगर, तो आज के जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम लोग देखते हैं कि खुश होना, खुश होने के लिए बहुत सारे साधन हैं। बाहर की दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुश कर सकती हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी डिजायर्स हैं ना, कोई भी प्रकृति की साधन है। लेकिन जो सुख है, जो आनंद है, जिसको हम आनंद से रिप्लेस कर देते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि सुख और खुशी में थोड़ा सा एक बहुत कॉमन साउंड आता है। तो जो आनंद है वो है आपके सोर्स का आनंद। जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो एक छोटा सा बच्चा, उसके पास कोई स्किल नहीं होती, उसके पास कोई नाम का एहसास नहीं होता, उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती कि कोई उसके माँ बाप है या उसका बैकग्राउंड है, ना उसके पास कोई अच्छे बुरे की पहचान होती है, ना उसको भेदभाव होता है, ना उसको अकल होती है, ना उसको कोई दिमाग होता है ऐसा सच कि कुछ कर पाए, लेकिन वो आनंद में रहता है। तो जो सोर्स है हम सबका, वो वास्तव में उस ब्लिसफुल स्टेज में ही है जो एक इनोसेंट होने में है। जब हमें कुछ, जब कम से कम पता होता है, जब हम कम से कम प्रभावित होते हैं, जब हम बाहर की चीजों की जगह अपने सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें जो ओरिजिनल स्टेट से जो खुशी या सुख या आनंद आता है, उसमें स्थित स्थित होकर हम अपने नॉर्मल बाहर के रूटीन में जब रहते हैं, तो वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका जो सोर्स का आनंद है वो कोई नहीं आपसे ले सकता, बाहर कुछ रहे चाहे ना रहे।
और वो आनंद आपको कभी भी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होने देता कि कुछ चीज मिल जाए या कोई व्यक्ति मिल जाए या कोई चीज बाहर अचीवमेंट हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। आप अंदर से एक बार खुशी अच्छे से उसको लेकर, यानी सेल्फ रियलाइजेशन करके उस आनंद की जब अवस्था को पा लेते हो, फिर आपसे बाहर का रोल चाहे जो कराए, बाहर चाहे जो होता रहे, आपको उससे कोई सुख या खुशी की कामना नहीं होती, क्योंकि आप अंदर से ऑलरेडी खुश हो, आप अंदर से ऑलरेडी आनंद में हो। तो खुशी और शांति में ये अंतर है कि शांति इंसान टेम्पररी पा लेता है, लेकिन खुशी को भी जब पाता है तो खो भी देता है। तो शांति अगर हमें अपने सोर्स की मिली है तो उससे आनंद भी सोर्स का ही मिलता है। और अगर हम बाहर से कुछ देर के लिए साउंडलेस हो जाते हैं या बात नहीं करते, या कुछ देर के लिए हम मेडिटेशन में बैठकर शांति पा भी लें, लेकिन आपके पूरे दिन में तो वो हलचल कुछ ना कुछ आ जाती है और आप अपनी वो शांति परमानेंट नहीं रख पाते हो अपने अंदर। इसलिए वो शांति सोर्स में जो कनेक्ट होकर मिलती है, उस शांति को हम यहाँ पर शेयर करने के लिए टेक्निक, कि कैसे हम उस शांति को अपने चलते फिरते महसूस कर पाए, उसके लिए ये सब चीजें, ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा ये प्रश्न ये आता है, जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि स्ट्रेस है, या बच्चे कहते हैं हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं और एग्जाम्स में वो एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं आते हैं, चाहे वो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई जॉब लगी है या जॉब उनकी छूट जाती है। तो ऐसी जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती हैं, तो उस केस के अंदर फिर जॉय या आनंद को कैसे फिर हम रख सकते हैं? उस केस में तो फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बेसिकली अगर आप गहराई में जाएंगे ना, तो जब भी किसी की भी लाइफ में कोई ऐसा टाइम पीरियड आता है जब उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो टाइम पीरियड एक आपके लिए यूनिवर्स से कह लीजिए, या आपके डेस्टिनी में एक ऐसा अवेकनिंग का कॉल होता है जिसमें आप अपने सोर्स में वापस जाकर कनेक्टेड हो सको। क्योंकि हम सब यहाँ पर एज अ मनुष्य, एज अ ह्यूमन फॉर्म, हम लोग अपने मूल, अपने ओरिजिनल स्टेट से बहुत दूर हो गए हैं। अपने आप को हमने बहुत सारी ईगो की लेयर से ढक रखा है, और हम सब ने एक ये झूठी अपने लिए पहचान बना रखी है कि हम कुछ बन जाएंगे तो हम खुश होंगे, हम कुछ हमारी जब कोई इज्जत करेगा तो ही हमारा सम्मान है, या हमारी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए तभी हमारा जीवन सफल है। ऐसे अब बहुत सारे विचारधाराएं हैं जो आज की सोसाइटी में हर किसी को यही सिखाया जा रहा है। तो जब भी ऐसे कभी लोअर पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि बाहर के सर्कमस्टांसेस आपके हाथों में बिल्कुल नहीं है, और बाहर हमेशा हर चीज आपके हिसाब से चलेगी, ये भी बिल्कुल सच नहीं है। तो बाहर जो कुछ भी होता है उसमें क्यों हुआ है ऐसा, उसमें अपने अंदर जाकर हमें कुछ खोज में जरूर लगना चाहिए। वो चाहे स्टूडेंट्स हो, वो चाहे कोई प्रोफेशनल हो, वो चाहे कोई बुजुर्ग हो। क्योंकि अभी तक, जब तक हम स्पिरिचुअलिटी के सोर्स को नहीं जानते थे, तो हम भी यही समझते थे कि बाहर से फाइट मारो, बाहर से दूसरी नौकरी ढूंढो, बाहर से कुछ ये नहीं बने तो वो बन जाओ। लेकिन किसी भी तरह से बस अपने आप को दिखावे के लिए, खुश रखने के लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी बनाओ। मतलब हम संसार में आए हैं तो हमारा नाम होना चाहिए, हमें लोग पहचाने, हम फेमस हो। अभी तक अंदर से खाली थे तो बाहर से भरने की कोशिश करते थे। बट ये जब कुछ ऐसी बातें आती हैं तो जो लोग विस्टमफुल होते हैं, जिनके अंदर से ही कभी ना कभी वो विस्टम की आवाज आती है, वो ये रियलाइज कर पाते हैं, या उनको ऐसा रास्ता मिलता है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, या नहीं मिल रही है तो ढूंढना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात है जो, अगर मेरा लोअर पॉइंट ऑफ लाइफ चल रहा है, इस समय नौकरी नहीं है, इस समय मैं बहुत ज्यादा बाहरी रूप से सफल नहीं हूं, तो मैं इस समय को कैसे सफल करूं कि मेरे ग्रोथ चलती रहे। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहें, लेकिन वो ग्रोथ हमेशा जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी में, आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी रिश्तों में ग्रोथ हो। अगर आप अंदर से अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, कि आपके अंदर के गुणों में ग्रोथ हो, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस में ग्रोथ हो, आपके अंदर जो सच्चाई है, आपकी सफाई है, उसमें ग्रोथ हो, तो आप सच में विनर हैं। और ये सारी चीजें आपको करने का तभी मौका मिलता है जब आपको बाहरी रूप की सफलता से थोड़े कुछ दिनों के लिए आप दूर हो जाते हो, क्योंकि बाहरी रूप की सफलता आपको बहुत ईगो से भर देती है।
जिस समय हम किसी को ना सुनना पसंद करते हैं, जिस समय हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और हम लोगों को अब जज करने लगते हैं, तो ऐसे लोअर पॉइंट्स जब आते हैं तब यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अब अपने ईगो से हटकर जब आप अ, अपने कुछ विश्रमफुल लाइफ में आते हो, कुछ स्पिरिचुअलिटी लर्निंग करते हो, तो आपको वाकई में पता चलता है कि बाहरी रूप की सफलता, बाहरी रूप का दिखावा, बाहरी रूप की चकाचौंध तो टेम्पररी है, और मौका मिला है आपको अपने अंदर जाने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। तो इसको भाग्य मानना चाहिए कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको डिवाइन पर्पस के लिए चुना गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरती से आपने बताया। तो बेसिकली आप कहना चाहती हैं कि एक पूरे माइंडसेट को बदलने की एक चेष्टा रहनी चाहिए, क्योंकि बिना माइंडसेट के बदले वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक तरीका भी हो सकता है कि हम मेडिटेशन करें। तो क्या आप बताएंगे कि मेडिटेशन से शांति मिलती है? तो और किस तरह की मेडिटेशन हो सकती है, और क्योंकि बहुत प्रकार की मेडिटेशन होती है बाहर आजकल, और क्या जब शांति मिलती है तो खुशी भी मिलती है क्या मेडिटेशन? देखिए, मेडिटेशन वर्ड आजकल बड़ा फैशनेबल सा हो गया है ना, इसको लोग एक स्टेटस की तरह भी लेने लगे हैं। लेकिन मेडिटेशन का राइट मीनिंग होता है टू लिव इन अवेयरनेस। आपको अपने अंदर क्या चल रहा है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और साथ साथ आपका मेडिटेशन में जो कनेक्शन होना चाहिए वो आपके हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से होना चाहिए, आपके डिवाइन फॉर्म से होना चाहिए। तो जनरली मेडिटेशन सिखाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग पर्सनल लेवल पे भी सिखा रहे हैं। वो मेडिटेशन ऑफ कोर्स उन लोगों को हेल्प करता है जो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो लोग इतने बिजी लाइफ स्टाइल में हैं और जिन्होंने कभी अपने अंदर नहीं झांका। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे जो भी सिखा रहा है वो एक अच्छा चांस है, वो एक अच्छा स्टेप है लोगों को अंतर्मुखी होने के लिए, इंट्रोवर्ट होने के लिए फर्स्ट स्टेप, और उनको उसमें एकाग्रता बने, माना कंसंट्रेट हो पाए वो अपने अंदर की जर्नी पे। लेकिन इस बात को समझना है कि शुरुआत मेडिटेशन में बैठकर होती है, एकाग्रता मेडिटेशन में बैठकर बनती है। कोई प्राणायाम से शुरू करता है, कोई हठ योग से शुरू करता है, कोई किसी पॉइंट पर फोकस करके, कोई इमेज पे फोकस करके शुरू करता है। अलग अलग तरह से लोगों को मेडिटेशन सिखाया जाता है या कोई खुद भी कर लेते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मेडिटेशन का हाईएस्ट फॉर्म है राजयोग, माना नॉलेज। आपको जब आपकी ट्रुथ की नॉलेज मिलती है और वो नॉलेज अब आपके दिमाग में, दिल में हर वक्त घूमने लगती है, आपके हर एक्शन के दौरान आपको याद आती है, आपका जो ये रोल चल रहा है संसार में, उस रोल को प्ले करते हुए आप अपने सोर्स से कनेक्टेड रहते हो, और उस नॉलेज को यूज करके आप अपने बाहर की खेल में डिटैच रहते हो, यानी बॉडी के बाहर के खेल में जो डिटैचमेंट रहती है, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। और वो मेडिटेशन 24 आवर्स का होता है, मीन्स टू लिव विद अवेयरनेस, अपनी सोल की कॉन्शियसनेस में रहकर बाहर के रोल को देखना, डिटैच ऑब्जर्वर की तरह। दैट मेडिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, और उससे जो शांति मिलती है वो परमानेंट होती है। बाकी तो आपके माइंड में कभी शांति होगी, कभी नहीं होगी, तो ये माइंड तो ऊपर नीचे होता रहेगा, बट माइंड के पीछे जो आपका सोर्स है उसको जान लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी शांति की स्टेज कोई नहीं छीन पाता है। जी, जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो बेसिकली जैसे आपने एकाग्रता की भी बात करी अभी, कि बिना एकाग्रता के मेडिटेशन में उस सोर्स पे तक पहुंचना मुश्किल काम है। लेकिन इस भौतिक दुनिया में जो भौतिक सुख के जिसके हम आदी बन गए हैं, तो वो जो संकल्प आते रहते हैं जब हम एकाग्रता में या मेडिटेशन में बैठते हैं, तो वो उसको फिर कैसे हैंडल करा जाए? हाँ जी। आ, क्योंकि बाहर की दुनिया भी आपके अंदर एक थॉट ही तो क्रिएट कर रही है ना। बाहर की दुनिया आपके अंदर किस किस फॉर्म में मौजूद है? थॉट्स के फॉर्म में मौजूद है, जब आप अकेले में खाली में बैठते हो और जब आप अपने को, अपने मन को साइलेंट करने की कोशिश करते हो, तो उसमें जितने भी विचार, बाहर की दुनिया या जो भी आपका वर्क है, वो सब जो याद आता है वो किस फॉर्म में आता है? थॉट के फॉर्म में याद आता है। तो आपके अंदर हर वक्त, यानी माइंड में हर वक्त कोई ना कोई थॉट रहता ही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
फिजिकल वर्ल्ड के थॉट्स को प्रायोरिटी देते हो या आप अपने सोर्स के थॉट्स को प्रायोरिटी देते हो? तो जब फिजिकल वर्ल्ड के थॉट्स डोमिनेट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपने आप को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं हुए, तो ऑफ कोर्स हमें सारे रिश्तेदारियां, बाहर के सारे कामकाज, बाहर का ही सारा चकाचौंध और बाहर की परिस्थितियां याद आएंगी। लेकिन ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे जब आप नॉलेज लेते हो, तो आपकी पुरानी जो सांसारिक नॉलेज है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और आध्यात्मिक नॉलेज जब बढ़ने लगती है तो आपके अंदर ज्यादातर थॉट्स अध्यात्म के यानी स्पिरिचुअलिटी के चलते हैं, आपके सोर्स के चलने शुरू हो जाते हैं। और जब इनका प्रोपोर्शन 50-50 कह लें, या काफी ऐसा कह लें कि ज्ञान के थॉट्स, अध्यात्म के थॉट्स बाहर के संसार के थॉट्स से बढ़ जाते हैं, तब आपको, आपके लिए ये साक्षी होकर देखना बहुत इजी हो जाता है कि अभी जो बाहरी थॉट्स जितने भी आ रहे हैं वो एक्चुअली सिर्फ थॉट्स हैं, वो आप उनको क्रिएट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट द क्रिएटर ऑफ योर थॉट्स। वो आपके बिना चाहे आपके मन में आ रहे हैं। तो अगर वो आपके बिना चाहे आ रहे हैं तो वो आपके बिना चाहे ही चले जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तब जाएंगे। उसके पहले आप उनको भगाने की कोशिश करने की जगह आप उनको केवल साक्षी होकर देखते रहो, और अपने मूल जो आपका सोर्स है, उसका नॉलेज है, उसको याद करते रहो। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आप काफी कुछ मेडिटेटिव अवस्था में रहने लगे हो, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। जी। ऐसे नहीं होगा कि हम एकदम से ये स्टेज पर आ जाएं, और इस बहुत डेडिकेशन चाहिए। इसीलिए अध्यात्म में हमें थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम मर्यादा सिखाते हैं कि आप अपनी कर्मेंद्रियों को पहले कंट्रोल करो, क्योंकि ये कर्मेंद्रियां इतनी चंचल हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी अंदर लगन कितनी है, जिसको लगन की अग्नि कहते हैं ना, आग लगी होनी चाहिए आपके अंदर अपने सोर्स, अपने ट्रुथ को जानने की, जीने की, और आपको जो इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए, जो आपको इटर्नल पीस चाहिए, उसको पाने की। तभी आप इतना एफर्ट मारोगे, नहीं तो बार बार बह जाओगे। जी बिल्कुल। जैसे आपने कर्म इंद्रियों की बात करी, तो बेसिकली कहना चाहिए सेंस परसेप्शन, जो भी हम ये जो पांच अपने फिजिकल सेंस परसेप्शन से इस वर्ल्ड को हम महसूस करते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन भी आती है, जैसे कि सबके पास आजकल भौतिक सुख है, गाड़ियां भी हैं, फोन भी है, फूड भी है टेबल पे, घर भी है, फैमिली भी है। लेकिन इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि लोग जनरली नेगेटिविटी से आइडेंटिफाई सेकंड्स में कर लेते हैं। उसका उदाहरण ये देखा जाता है कि नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, नेगेटिविटी से सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। एंटरटेनमेंट में सारा नेगेटिव, चाहे मूवीज है, चाहे टीवी सीरियल्स है, ये, और लोगों को पता भी नहीं लगता कि किस तरह से ये उनको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कर्म इंद्रियों से ये इस पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और क्या हो भी सकते हैं फ्यूचर में भी इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, ये तो सबको पता है कि वो लोग जो बातें करते हैं उसमें से ज्यादातर बातें नेगेटिव होती हैं, या जो भी चीजें उनको दिखाई देती है, या वो जिसको जिस तरह से जज करते हैं वो भी नेगेटिव है। लेकिन अभी हम लोग ये चीज जानने की जगह कि नेगेटिविटी क्यों है, क्योंकि ये तो सबको पता है, कलयुग चल रहा है ना। तो कलयुग का मतलब ही है कि जहां पर सबके माइंड में कलह क्लेश डोमिनेट करेगा। माना उनको नेगेटिविटी खींचेगी, उनको हर चीज उल्टा ही अच्छा लगेगा, उनको दुख देने वाली बातें, या एक दूसरे को चुभाने वाली बातें, या कोई भी चीज को नेगेटिव जज करने वाली बातें ही खींचेंगी। तो ये तो इस सब कुछ इसलिए है क्योंकि कलयुग का टाइम है। तो नो डाउट कलयुग के टाइम में कलयुग की ही चीजें होंगी। हमारा मुद्दा अब उसको बदलने का ऐसा सच नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जब मेरे द्वारा, यानी मैं जो अपने को ये कैरेक्टर या रोल समझती हूँ, जब मेरे द्वारा ये किया जा रहा है, या दूसरों के द्वारा जब ये सब कुछ किया जा रहा है जिसको मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ, तो मैं उसमें अपने सोर्स से कनेक्ट होकर कैसे उससे अनइन्फ्लुएंस्ड रहूं। मैं दूसरों की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करूं, मैं दूसरों को जज ना करूं। मैं यहाँ तक कि अपने रोल में भी जो हमें लगता है कि हम पाप कर रहे हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, हम नेगेटिव बोल रहे हैं या देख रहे हैं, उसका मेरे मन में असर ना पड़े, उसके लिए हम यहाँ पर ये नॉलेज प्रैक्टिकली सुनते और समझकर अप्लाई करते हैं कि हम अपने को कैसे बचा कर रखें। क्योंकि
कलयुग में चारों तरफ आपको वही दिखेगा जो कि कलयुग की जैसे दिखाया जाता है ना स्क्रिप्चर्स में भी, कि कलयुग में क्या क्या होगा, कलयुग में कैसा पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार और हर तरह का शोषण ये सब होगा। तो ये तो सीन में बाहर की घटनाओं में होना ही है। उसमें हम अपने आप को बदलने के लिए, मतलब दूसरों को बदलने के लिए ज्यादा परेशान ना हो, हम अपने आप की चिंता करें कि मैं किसी के कुछ करने से, बोलने से, सोचने से, या किसी के अपने प्रति कुछ भी जो हो रहा है संसार में उससे प्रभावित ना हूं। अपने आप को बचाना है। स्पिरिचुअलिटी इज टू सेव योर सेल्फ। अब आप अपने आप को जब बचा लेते हो, बचाना सीख लेते हो, तो अपने आप आपसे बाकी के लोग भी बचना सीखने लगते हैं। इट्स लाइक कि जब आप कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हो और आप नीचे तूफान आ रहा है, तो क्योंकि आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो, बचते जा रहे हो, तो दूसरे लोग आपका पल्लू वैसे ही पकड़ लेंगे और वो चढ़ते जाएंगे आपके साथ, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आप बचने वाले हो, तो आप उनको भी बचा लोगे। तो इसलिए हम इसकी चिंता किए बगैर कि बाहर का संसार कैसे पॉजिटिव हो, या बाहर कैसे लोग सुधरे, या बाहर क्या हो रहा है, हमें उस पर नहीं जाना है। हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है बाह्यमुखता से अंतर्मुखी होना। बाहर जो कुछ भी होता रहे, मैं वो देखते हुए भी ना देखूं, सुनते हुए भी ना सुनूं, और मैं सिर्फ ये देखूं कि मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर के इमोशंस, मेरे अंदर के थॉट्स और संस्कार मुझे कितना प्रभावित कर रहे हैं, मेरी पीस और मेरी मेरी हैप्पीनेस को कितना छीन रहे हैं। अगर छीन रहे हैं तो उस पर काम किया जाए, उस पर अटेंशन रखा जाए। जी बिल्कुल। तो आप जो एक YouTube चैनल चलाती हैं, क्या उस पर दैनिक आध्यात्मिक कक्षाएं होती हैं? वो किस बारे में होती है और उन्हें कैसे सुन सकते हैं? और मतलब क्योंकि जो है, ये जो हम परीक्षाएं रोज देंगे सुख में रहने के लिए, सोर्स से कनेक्ट होने के लिए, इसके लिए हमें डेली अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने संकल्पों को साक्षी होकर देखने के लिए। तो जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें जो कक्षाएं होती हैं वो किस बारे में है, उन्हें कैसे सुन सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते आ, देखिए, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में अपने बारे में बताया था कि आई ज्वाइंट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारी फॉर दिस। आई हैव चूजन, नॉट आई हैव एक्चुअली चूजन, डेस्टिनी हैज गिवन मी दिस ऑप्शन। तो मैंने स्पिरिचुअल स्टडी के लिए वहां से ही कोर्स किया था, फिजिकली सेंटर से किया था, और फिजिकली 1 डेढ़ साल मैंने स्टडी करी। और स्टडी के बाद मुझे डेस्टाइन एक सेवा दी गई, जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू हुए। और वो एक्सपीरियंस प्लस द स्टडी जो हम यहाँ पर रोज करते हैं, क्योंकि अपने अंदर के संस्कारों को बदलना या अपने अंदर की सोच को बदलने के लिए एक प्रॉपर चैनल चाहिए। चैनल का मतलब स्टडी चाहिए। और जैसे छोटा सा बच्चा होता है, हम उसको स्कूल क्यों डालते हैं? ताकि वो स्कूल जाएगा तो मैनर्स सीखेगा, स्कूल जाएगा तो प्रॉपरली पढ़ाई करेगा, तो उसमें ग्रोथ होगी, उसको नई नई लेसन्स मिलेंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हम उसको स्कूल में जाकर प्रॉपरली एक लाइफ स्टाइल से बांध देते हैं, और वो वहां जाता है और उसके अंदर उस नॉलेज से अपग्रेडेशन होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे बाहर की चीजों की नॉलेज हमको बाहर का भौतिक धन कमाने में हेल्प करती है, वैसे ही जो स्पिरिचुअल स्टडी है, अब स्पिरिचुअल स्टडी और जो दूसरे सत्संग है उसमें बहुत अंतर है। हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जो सत्संग करते हैं, उन सत्संग में बेसिकली आपको शास्त्रों की कहानियां सुनाई जाती हैं। काफी कुछ उसमें बनी बनाई ऑलरेडी रामायण या भागवत या दूसरे तरह के जो भी चीजें, कहानियां हमने भक्ति मार्ग में सुनी है, वो सब सुनाई जाती हैं, या भजन कीर्तन गाने और कुछ प्रवचन, कि अच्छा ये है, बुरा ये है, अच्छा करो, बुरा ये नहीं करो, या गीता के उपदेश ऐसे सुनाए जाते हैं। लेकिन उनका कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है। और उनके उनको पढ़ने वाले, सीख मतलब वहां पे जाने वाले लोग कोई प्रॉपर इस माइंडसेट से नहीं जाते हैं कि हमें वहां कुछ सीखने जाना है। वो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि कान को कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती है, और क्योंकि हमने सुना हुआ है भक्ति मार्ग में, इंडियन लाइफ स्टाइल में, कि अच्छी अच्छी बातें सुनने से स्वर्ग में जाते हैं। तो प्रॉपर हमें ये पता नहीं होता कि स्वर्ग क्या है। हमको लगता है स्वर्ग कोई बादलों के ऊपर आसमान में उड़ती हुई परियों का देश होगा, देवी देवताओं की तरह वहां रहना होगा। तो हम उस तरह के स्वर्ग की कल्पना करके हम बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी और किसी भी और जगह पर हम सत्संगों में जाते रहते हैं, भागवत कीर्तन करते रहते हैं। बट असली स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। असली स्वर्ग आपका थॉट है, आपके स्टेट ऑफ माइंड में है, आपकी सोच में है।
आपकी सोच में जब कोई कुंठा नहीं होती, जब कोई द्वेष, ईर्ष्या, कोई एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी या लड़ाई झगड़ा या क्रोध या अहंकार, अभिमान, ये सब जब नहीं होता, आप बहुत पॉजिटिव और हमेशा एक सबको देने वाले, बहुत डिवाइन सोच वाले होते हो, उसको स्वर्ग कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्टेज यहाँ आ नहीं सकती, ये स्टेट ऑफ माइंड यहाँ बन नहीं सकता, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको स्वर्ग वाली पढ़ाई करनी पड़ती है। तो स्वर्ग मतलब इज नॉट कि कोई देवता बनना है इसलिए पढ़ाई करनी है तो हम वैसे ड्रेस पहनकर घूमेंगे, लेकिन देवता मीन्स कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड में जहां पर सब कुछ अपनी सोर्स से चलेगा। सोर्स का मतलब आपके अंतर की जो ओरिजिनल अवस्था है उससे चलेगा, ना कि आपने बचपन से बड़े तक जो सीखा है उससे चलेगा। एक छोटा सा बच्चा, उसको बचपन में जब पैदा होता है, ना अपना नाम पता होता है, ना कास्ट, ना कलर, ना क्रीड, ना कोई उसको जाति का पता होता है, ना उसको दुनिया की दुनियादारी पता होती है। तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में इतना प्योर होता है, जिसको लोग महात्मा कहते हैं, भगवान के से कंपेयर करते हैं, देवता कहते हैं। वो कुछ गलती भी कर दे तो भी किसी को गुस्सा नहीं आता, वो कुछ भी किसी को बोल भी दे तो भी लोग प्यार से उसको देखते हैं। तो दैट इनोसेंस फ्रॉम इनसाइड इज स्वर्ग। तो उस इनोसेंस को वापस लाने के लिए हमको एक प्रॉपर सिलेबस कवर करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, रोज हमें अपने बारे में लेसन सीखने पड़ेंगे, और हमको डेली टू डेली हम जो व्यवहार कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें क्या करेक्शन करें, कैसे हम उसको इम्प्रूव करें, कैसे सोचे, ये भी सीखना पड़ेगा। तो ये इस चैनल के थ्रू हम लोग जो डेली स्टडी करते हैं, वो स्टडी परमात्मा के हम उसको वर्जन समझते हैं, कहते हैं, क्योंकि परमात्मा मीन्स नॉलेज, नॉलेज ऑफ योर हाईएस्ट ट्रूथ। तो आपका सत्य जो है, आपके सत्य के बारे में आपको जानने के लिए उस परमात्मा से जब ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, तो आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि वास्तव में मैं जो दिख रहा हूँ, ये शरीर, और शरीर का जो मेरा रोल है एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ मेल और फीमेल, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। मैं इसके पीछे वो आत्मा हूँ जो इस रोल को चला रही है। और उस रोल के चलाने के लिए ही मुझे अपनी पावर्स को वापस लेना पड़ेगा। और वो पावर्स नॉलेज में है। जितना जितना आप नॉलेज लोगे, जितना उसको एग्जीक्यूट करोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपका रोल बाहर से बहुत डिवाइन होता जाएगा, बहुत खूबसूरत और पावरफुल होता जाएगा। और देखते ही देखते बाहर का जो कलयुग, जिसको हम कलह क्लेश की दुनिया कह रहे हैं, वो आपके अंदर का कलयुग पहले खत्म होगा तो बाहर का कलयुग भी खत्म हो जाएगा। माना आप कुंठाओं से, आप प्रॉब्लम से, समस्याओं से फ्री हो जाओगे। और आप पहले तो वो स्टेज आएगी जहां पे समस्याएं होंगी भी लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेंगी। बाहर दुख होगा लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगा। और जितना ज्यादा आप अप्रभावित, अनइन्फ्लुएंस्ड रहने लगोगे, उतना आपकी बाहर की दुनिया चेंज होने लगेगी। क्योंकि बाहर का वर्ल्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्टेट ऑफ माइंड। तो आपका मन जो सोचता है वही बाहर होता है। आपका मन बदल जाएगा तो बाहर भी बदल जाएगा। अ, बहुत अच्छा। तो जैसे आप बता रही हैं कि जो है मूल अवस्था की बात कर रही है, परमात्मा और आत्मा की बात करके, जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, इनफैक्ट सारे रिलीजन्स में आत्मा का, रूह का, सोल का, इन सब के बारे में बातचीत होती है। तो क्या आप बताएंगे कि आत्मा क्या एक चेतना है? और ये अगर चेतना है तो किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से मैनिफेस्ट करती है? देखिए, ऐसे कुछ शब्दों में आत्मा को जान लेना अ, पूरा नहीं होगा, है ना। आत्मा को रियलाइज करने के लिए आपको प्रॉपर कोर्स करना होगा। कोर्स का मतलब जहां पर आपको ये पता चले कि आप हो क्या और आप क्या नहीं हो। तो आत्मा, रूह, स्पिरिट या कॉन्शियसनेस का अनेक शब्द हैं ऐसे। लेकिन ये शब्दों में हम इतना फंस चुके हैं कि हम इन शब्दों से कई बार डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो, क्योंकि हम बैकग्राउंड में ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हमने जब मेडिटेशन के कोर्स कराए तो उनमें बहुतों को ये लगता है ये आत्मा, ये भूत प्रेत, ये मतलब उनके लिए ये चीज आउट ऑफ द माइंड होती है, डर, उनके अंदर का डर होता है ये। बट द थिंग इज कि आ, अगर इंग्लिश में आप उसको कॉन्शियसनेस बोलो तो भी सबको समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड अलग अलग है, तो कोई उसको रूह कहे या आत्मा कहे या कॉन्शियसनेस कहे या स्पिरिट कहे या एनर्जी कहे, किसी भी रूप में आप उसको समझो, बट द थिंग इज कि आप बॉडी नहीं हो।
अब आप बॉडी नहीं हो, और बॉडी की जो अभी आप एज अ कहानी में जो कुछ आपको परिवार मिला है, जो जिम्मेदारियां मिली है, जो बाहर आपको रोल में, जो भी ड्रामा में आपको खेल मिला है, उसके पहले आप कौन थे? आपको ये बॉडी कब मिली और किसको मिली? जब ये बॉडी नहीं होती है तब आप कौन होते हो, उसको रियलाइज करना इज बीइंग अ सोल। जब बॉडी नहीं है, जब थॉट्स नहीं है, जब इमोशंस नहीं है, जब कोई बाहरी कहानी नहीं है, तब भी तो आप हो। तो अपने को उस अवेयरनेस में रखना, उस कॉन्शियसनेस में रखना इज लाइक बीइंग अ सोल और बीइंग अ कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस के लिए प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर ज्ञान लेना पड़ता है, और आपको अपने साइलेंस में यानी मेडिटेशन की अवस्था में जाकर उसको गहराई से प्रैक्टिस करते हुए फिर आपको रोल में उसको यूज करना होता है। तो आप अपने सोर्स से जब कनेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आप बाहर के रोल में खूब मजे मारो, चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन आप अंदर की शांति कभी नहीं खोगे। इसलिए वो, इसके लिए प्रॉपरली आपको पढ़ना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, इस तरह से। जी बिल्कुल। तो जैसे आत्मा का ज्ञान आता है तो परमात्मा का भी ज्ञान आता है, तो क्या दोनों एक है या अलग है? और भक्ति में तो ये भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है शरीर छोड़ने के बाद या मृत्यु के बाद। तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। ये तो खैर गहरी बातें हो रही हैं। आत्मा परमात्मा ये सब चीजें तो हम बाद में समझते, लेकिन बेसिकली भक्ति मार्ग में जो बातें बोली जाती हैं वो बातें जिसने फर्स्ट टाइम बोली थी उसका मीनिंग और उसका इंटरप्रिटेशन किसी और तरीके से था। सुनने वालों को, क्योंकि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं होती है, सुनने वालों का अपना ही ज्ञान को लेकर इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं। बट द थिंग इज कि हम सब एज अ ह्यूमन रोल्स, जितने भी यहाँ पर संसार में एक्ट कर रहे हैं या हम लोग जो मौजूद हैं, हम सबको ऐसे कहा जाता है वी आर द कॉन्शियसनेस। लेकिन हम सब लोग अभी अपने अलग अलग माइंडसेट के अकॉर्डिंग लोअर और हायर कॉन्शियस में हैं। जिसकी सोच अभी डर से, लालच से, ईर्ष्या से या अ, हिंसा से प्रभावित है, वो बहुत लोअर कॉन्शियसनेस में है। जिसकी सोच में कॉन्फिडेंस है, जिसकी सोच में लव है, जिसकी सोच में पीस है, या जिसकी सोच में लोगों के प्रति काइंडनेस है, उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी ऊपर है। बट द गॉड इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। अब क्योंकि हम सब लोग रोल्स में एज अ ह्यूमन फॉर्म, किसी को विलन का पार्ट मिला है, बिकॉज इसके लिए हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं इसको ज्यादा नहीं लूंगी। बट जो लोग यहाँ कोर्स कर चुके हैं या करेंगे उनको पता चलेगा एक्चुअली कोर्स तो आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा या सेंटर जाकर करना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि ये संसार एक रंगमंच है, एक नाटक है, एक ड्रामा है, एक एक खेल चल रहा है। इसमें कोई विलेन का रोल प्ले कर रहा है, माना कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, कोई अच्छे रोल प्ले कर रहे हैं, कोई बीच के रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि वी आर नॉट दीज रोल्स। हम सबकी सोर्स, हम सबकी सोल सेम है। तो वो सोल की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस इज लाइक गॉड। इसलिए हम सब परमात्मा है ये कहना गलत है, क्योंकि हम अपने को मनुष्य समझते हैं, और मनुष्य अपने मन के वश होता है। और ये मन अपने को परमात्मा कहे, दिस इज टोटली रॉन्ग। परमात्मा का कोई मन अलग से नहीं होता, परमात्मा कोई अलग से अपनी बुद्धि नहीं चलाता। परमात्मा इज ऑलवेज अ साक्षी दृष्टा, इज ऑलवेज अ ऑब्जर्वर। तो वो हमेशा इस संसार के खेल को बिना इंटरफेयर किए इंजॉय करते हुए देखता है, और उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। वो ही वाली कॉन्शियसनेस जब इस स्पिरिचुअल स्टडी से हमारी धीरे धीरे करके बनने लगती है, तो हम उसके जैसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचने लगते हैं। लेकिन हम वो बन जाएंगे टोटली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको हमेशा ह्यूमन रोल में ही रहना है, हमको हमेशा ह्यूमन बॉडी में रहना है, जबकि परमात्मा इज नॉट इन ह्यूमन बॉडी। परमात्मा इज बियॉन्ड दिस ह्यूमन एंड फिजिकल तत्व। तो इसलिए वो कभी भी इस भाव में नहीं आता कि वो फिजिकल है, और हम अपने को फिजिकल मानने लगते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, जो रीजंस हमको बाद में पता चलेंगे कि क्यों। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम इस पूरी दुनिया में जैसे आया रंगमंच को खेल की तरह से लेंगे तो कितना हल्कापन भी रहेगा।
तो जैसे हमारी शुरुआत हुई थी कि हम शांति जो है सब पूरी दुनिया ढूंढ रही है, और सबसे सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि कितने लोगों को आज तक नोबेल पीस प्राइज मिल गया है। कितने रिलीजियस और रिलीजियंस हैं जो लोगों को कहते हैं कि इस रास्ते पर चलो। कितने रिचुअल्स होते हैं, प्रोफेट्स होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, और कितने मौलवी पंडित सब तरह के लोगों ने कितने अनुष्ठान किए कुछ भी, लेकिन वर्ल्ड पीस तो कभी नहीं आई। तो आपको क्या लगता है कि सोल कॉन्शियसनेस में आने से, जिसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, उस कॉन्शियसनेस से मूल अवस्था में आने से वर्ल्ड पीस आ सकती है? मैंने जैसे पहले ही बताया कि हम यहाँ वर्ल्ड पीस की चिंता ही नहीं करते। भले ही हम बोलते हैं कि हमारे बदलने से वर्ल्ड बदल जाएगा, बट द थिंग इज कि ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि बाहर का वर्ल्ड आपके स्टेट ऑफ माइंड से बना है। आपको अगर अंदर से आपके मन में जो संकल्प हैं, जो थॉट्स हैं, अगर वो इम्प्योर होंगे तो बाहर का वर्ल्ड आपको इम्प्योर दिखेगा। आपके माइंड में अगर प्योर थॉट्स होंगे तो आपको बाहर का वर्ल्ड प्योर दिखेगा। तो आपको अगर बाहर एक प्योर और एक डिवाइन वर्ल्ड देखना है तो आपको अपने अंदर वो डिविनिटी लानी पड़ेगी। क्योंकि बाहर तो रिफ्लेक्शन है। जैसे आईना देखते हैं तो आईने में जो दिखता है वो वास्तव में रियल नहीं है। रियल तो जो देख रहा है, जो इस साइड खड़ा है, वो है। तो ऐसे ही मेरे मन के जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स जो आते हैं वही बाहर का वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। बट द थिंग इज कि हमारे अंदर के थॉट्स चेंज हो कैसे? क्योंकि हमारे अंदर के थॉट्स को अगर आप कोशिश करो, आप ऑब्जर्व करो, तो वो आपकी इच्छा के बिना आते हैं। है ना, हर थॉट आपकी इच्छा से नहीं आता। कुछ आपको लगता है कि आपकी इच्छा से आते हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हो। कुछ मोरल वैल्यू सीख के या दूसरों से जैसे हम लोग प्रवचन सुनते हैं उनसे सीख कर कुछ परसेंटेज में तो हम अपने थॉट्स को चेंज कर पाते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द थॉट्स इज नॉट इन योर हैंड्स। तो वो थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये थॉट्स जो आ रहे हैं वास्तव में क्या वो बाहर की जो दुनिया ड्रॉ करके दिखा रहे हैं वो रियल है भी? तो जब आपके थॉट्स ही आपके हाथ में नहीं है तो बाहर की दुनिया भी रियल कैसे? है ना, तो आपकी रियल रियल दुनिया जो है वो तो सोर्स है। आपका जो मूल ओरिजिनल फॉर्म है वो आपकी रियल दुनिया है। बाकी बाहर जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो माइंड के द्वारा क्रिएटेड है। और उस माइंड को प्रोग्रामिंग किसने दी है, ये समझना जरूरी है। वो आपकी स्पिरिचुअल स्टडी में आपको पता चलेगी कि माइंड की प्रोग्रामिंग फिक्स्ड है। वो एज पर द जो हमारा खेल चल रहा है उस खेल की स्क्रिप्ट के अनुसार सबकी प्रोग्रामिंग फिक्स है। कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या बोलेगा, इज एवरीथिंग फिक्स्ड। तो व्हेन एवरीथिंग इज फिक्स्ड, व्हाई शुड आई फील द बर्डन ऑफ दोज एक्शंस? मैं क्यों उसका बोझ लूं जब मेरे से जो करवाया गया, जो बुलवाया गया, जो सोचा, वो मैंने नहीं सोचा, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं वो हूं नहीं, ये रोल मैं नहीं हूं। तो आपको जब ये रियलाइजेशन होगा स्पिरिचुअल स्टडी से तो आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में बाहर का नरक या बाहर की दुनिया जो हमको नर्क जैसी लगी है या स्वर्ग जैसी जो भी लगी है, दोनों ही आपकी थॉट्स के कारण थी। और अब अगर आपको बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपने अंदर की दुनिया को फिर देखना शुरू करो कि आपकी अंदर की दुनिया में ऐसी जो बातें हैं जो बाहर की दुनिया को क्रिएट कर रही हैं। लाइक हमें अगर लोगों में, मान लीजिए कि आज हमें बाहर के लोगों में भ्रष्टाचार दिखता है या बेईमानी दिखती है, तो वो बेईमानी और भ्रष्टाचार हमें इसलिए दिखता है क्योंकि मेरे अंदर बेईमानी का ज्ञान है, मेरे अंदर भ्रष्टाचार का ज्ञान है। और इस ज्ञान से ये माइंड हर वक्त मुझे ये दिखाता रहता है कि बाहर के लोग भ्रष्टाचारी हैं, बाहर के लोग बेईमान हैं। बट अगर मैं स्पिरिचुअल स्टडी से अपने थॉट्स को चेंज करना सीख जाऊं कि मुझे किसी को बेईमान के रूप में देखना ही नहीं है, मुझे किसी के बुराई को, किसी के एक्शंस में जो कमजोरियां है उसको देखना ही नहीं है, मैं सबके सोर्स को देखूंगी, मैं सबकी रियलिटी को देखूंगी, ओरिजिनल व्यवस्था को देखूंगी, तो आप देखोगे कि आपका वर्ल्ड बाहर वैसे ही बनता जा रहा है। इट इज अ स्लो प्रोसेस, बट इट इज अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस, बहुत अच्छे से काम करता है। और बाहर आपकी दुनिया चेंज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये स्टार्ट होगी आपके अपने अंदर से। तो बाहर दुनिया जो दिख रही है उसको बदलने की चिंता करने की जगह हम अपने को संभालने की चिंता करें। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि इवन साइंस को अगर आप गूगल करके देखेंगे कि हमारे थॉट्स कहाँ से आते हैं, उनके पास इसका कोई जवाब है नहीं। तो ये तो, और ये जहां तक आपने कहा हम अपनी सोच बदलेंगे तभी बाहर की दुनिया बदलेगी, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये कि जैसे घर में एक चम्मच भी गायब हो जाती है तो सबसे पहला शक किसके ऊपर जाता है? तो हम खुद ही सोचें
तो ये हमारी सोच का ही फर्क होता है। और कि हम जो है जिस पे शक करते हैं तो फिर हम एक पे करेंगे तो किसी और पे भी करेंगे। तो ये खुद का संस्कार जो होता है, शक करने का, वरी करने का, या नेगेटिव सोच करने का, तो मैं पूरी दुनिया फिर वैसे ही नजर आती है। और आज हम अगर इस इन चीजों से परे हो जाएं, ज्ञान लें या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, तो फिर वैसे ही हम अपने अंदर से मजबूती से महसूस करते हैं, क्योंकि हम सोच से कनेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपको जैसे अब आप ये सब जो ज्ञान है और जिस हिसाब से आप इसको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रही हैं, तो इसको आप अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में भी अप्लाई करती हैं, तो उसका कोई रिसेंट एग्जाम्पल होगा जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये तो एग्जाम्पल तो बहुत ही सारे एग्जाम्पल, मतलब अभी क्योंकि ये नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो गई है, अटेंशन रख कर जो पुराने प्रोग्रामिंग है उसको उस पर विश्वास ना करना, और नई प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग नए विचार बनाना, और उस विचार से बाहर की दुनिया को बदलते हुए देखना, ये एक बहुत ही अब बहुत नेचुरल हो गया। अब तो याद भी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि फैमिली में पहले हमारे जो रिलेशंस थे जितने भी, वो सारे रिलेशंस मोह के आधार पर थे। उनकी जो प्रोग्रामिंग थी वो इसलिए थी क्योंकि अगर मैं मेरा एज अ डॉटर मदर के साथ रिश्ता है तो मदर डॉटर की उसमें फीलिंग थी। तो उसमें मदर डॉटर की जो भी इनसिक्योरिटी होती है, वरी होती है, वो सब चीजें आती थी। हस्बैंड के साथ भी एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड फीलिंग वाला रिलेशन था, तो उसमें भी वो जो इनसिक्योरिटी है या उसमें भी जो कहना चाहिए अटैचमेंट्स हैं वो सब थी। या भाई के साथ रिश्ता या बेटे के साथ रिश्ता, उन सब में भी पहले की प्रोग्रामिंग थी कि पति के साथ तो ऐसे ही रहना चाहिए, पति को तो खाना बना कर ही देना चाहिए, माँ के साथ ऐसे ही रहना चाहिए, बच्चों के लिए तो ऐसा समय निकालना ही चाहिए। इस सारी कलयुग की जो प्रोग्रामिंग दी हुई थी, बनी हुई है, हम सबको समाज से मिली है, हमारे पुराने संस्कारों में है, भरी पड़ी है। अब अगर ऐसे कुछ भी होता है तो आई कीप ऑन चेकिंग कि वो प्रोग्रामिंग अगर दोबारा आती है, जैसी अंदर संस्कारों में दिखनी शुरू होती है, तो आई जस्ट गिव अ फुल स्टॉप टू इट। मैं उसको वहीं स्टॉप कर देती हूँ कि दिस इज नॉट ट्रूथ, दिस इज नॉट राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हस्बैंड रोल को टाइम में पंक्चुअलिटी की थोड़ी कम आदत है। अब उनका टाइम हर चीज में लेट 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 होता है। तो हमारे पहले सारी लड़ाइयाँ इसीलिए होती थी क्योंकि वो, मैं पंक्चुअल थी, वो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं थे। तो उनको देख देख के अंदर से इतनी इरिटेशन होती थी। हम अगर 10 बजे तक ऑफिस निकल जाना चाहिए तो वो 2 बज रहा है, 3 बज रहा है। या हर काम में हम लास्ट में पहुंच रहे हैं, हम किसी रिलेटिव के यहाँ लास्ट में जा रहे हैं, ट्रेन हम आखिरी मोमेंट पे पकड़ रहे हैं, या ऐसी कई बातें। तो पहले जो प्रोग्रामिंग थी उसमें तो ये होता था कि जो समाज ने सिखाया, समय पे पहुंचना चाहिए, या पंक्चुअल लोग अच्छे होते हैं, जो अनपंक्चुअल, जो टाइम की कदर नहीं करते वो बेकार होते हैं, ऐसे ऐसे जो प्रोग्रामिंग अंदर डाली गई थी वो लड़ाई का कारण थी। और उससे हमारी कलह क्लेश बहुत होती थी। तो आज जो प्रोग्रामिंग चेंज हुई है उसमें सबको एज इट इज स्वीकार करना कि जिसका जो संस्कार है वो उनको एज पर द स्क्रिप्ट ऑफ दिस नाटक, दिस ड्रामा मिला है। और किसी के जल्दी आ जाने से कोई अच्छा नहीं बन जाता, और किसी के लेट आने से कोई बुरा नहीं हो जाता। सबके अपने अपने संस्कार हैं, और एवरी संस्कार इज एज पर देयर स्क्रिप्ट। और अच्छाई बुराई ये हमारी मन की बनाई हुई कहानियां हैं। और समाज ने जो हमें सिखाया कि ये बेहतर, ये वर्स्ट, ये सब झूठ है। कोई बेहतर नहीं, कोई वर्स्ट नहीं, जो जैसा है सब अच्छा है। क्योंकि एक जिसको हम कहते हैं डिवाइन, भगवान की सोच क्या होती है। भगवान अगर मंदिर में खड़े हैं, अगर हम जिनको कहें कि देवता मंदिर में खड़े हैं, कोई भक्त 10 बजे आ रहा है, मान लीजिए सुबह का 10 बजे, और कोई भक्त 4 बजे से मंदिर में बैठा है, तो आपको क्या लगता है, भगवान 4 बजे वाले के ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं, 10 बजे के ऊपर वाले के ऊपर कम कृपा करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। या भगवान को जो प्रसाद में 1100 का चढ़ा रहा है और भगवान को जो प्रसाद में कुछ नहीं चढ़ा पा रहा, क्या भगवान को 1100 वाला ज्यादा लकी, ज्यादा प्यारा हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान की दृष्टि से सोचना, ये हमको ये दृष्टिकोण हमको अध्यात्म देता है। ये हमको स्पिरिचुअल स्टडी यहाँ देती है कि आप हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से सोचो, भगवान इस मामले को कैसे सोचता है। ट्रेन छूट गई तो हम उसमें, ह्यूमन नेचर है कि दूसरे को ब्लेम करें, दूसरों को बहुत गुस्सा करें, अपने अंदर उसकी कुंठा रखें। बट जो चीज होनी थी तो होती है, नहीं होनी थी तो नहीं होती है। फॉरगिवनेस इतनी इजिली आ जाती है।
एक्सेप्टेंस इतनी इजीली आ जाती है कि आप सच में गॉड लाइक होने लगते हो। आप भगवान के जैसे हर चीज को ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, और अपने अंदर देख रहे होते हो कि पुरानी संस्कार में जो इरिटेशन है, गुस्सा है, या जो भी मोह है, ये सब लौट लौट के जब आता है ना, तो आप अंदर उसको डांटते हो, उसको देखकर उसको वहीं रोक देते हो कि दिस इज नॉट ट्रूथ, पहले वाली सोच से नहीं चलना है मुझे। तो जब आप पहले वाली सोच से नहीं चलते हो तो आपका पहले वाला संसार भी नहीं रहता, आपके लिए नया संसार बन जाता है। तो ये सारी चेंजेस चेंजेस अब हमारे खुद में आए हैं। तो बाहर की हर चीज जो पहले प्रॉब्लम देती थी, मुझे खराब लगती थी, या हर चीज में जो लड़ाइयाँ होती थी, या वो सब चीजें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि हम अंदर से काफी एक्सेप्टेंस और नॉलेजफुल होकर पार्ट में हर चीज को वही की वही खत्म कर देते हैं। तो लाइफ इज लाइक नाउ वेरी मच अ पीसफुल स्टेज। अभी आश्रम जैसी फीलिंग आती है घर में, पहले एक अलग फीलिंग थी। बहुत बहुत सुंदर। हम इसी नोट पर इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहेंगे यहाँ पे। तो आपका रूपाली जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रीना सिस्टर, आपका बहुत अच्छा वैल्यूबल जो क्वेश्चंस का राउंड रहा उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड थैंक यू एवरीवन। शांति।